आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसका यदि आप अपने पर्सनल जीवन में अनुसरण करें तो अब राजनीतिक जीवन में तो सफल हो ही सकते हैं, पर साथ में व्यक्तिगत जीवन में भी बेहद सफलताएं पाई जा सकती है। और समय की बहुत कश्मकश के बीच सर ने हमें समय दिया है, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और ये इंटरव्यू पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू है सर। इसमें सबसे पहले हम खुद सर से जानेंगे कि सर आपका जो पिछला 35 सालों का राजनीतिक सफर है वो कैसा रहा सर, आप बताइए प्लीज। देखिए सोनी जी, मैं बचपन से मेरी राजनीति में रुचि रही है। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी थोड़ा राजनीति वाला रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा हूँ थोड़ा शुरू से। और मैं सोचता था कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हूँ। और जब लोगों को देखता था छोटी छोटी परेशानियाँ बहुत होती थी, मुझे लगता था कि लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं 11th-12th में मंडी के जब चुनाव हुए, शुरू में मंडी कृषि मंडी ब्यावरा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें चुनाव लड़ा और मैं राजनीति में आया। तो मेरा लक्ष्य ही था मैं राजनीति में आकर। तो पहली बार कब सर आपने चुनाव पहला कौन सा जीता था? मैं 1986 में कृषि मंडी समिति का अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। उसमें मैं चुनाव लड़ा था पहली बार सीधा मैं अध्यक्ष चुनाव लड़ा और उसमें चुनाव जीता हूँ। 6 साल में मंडी अध्यक्ष रहा हूँ। तो 1986 में आप मंडी अध्यक्ष रहे सर 6 साल? 6 साल। बहुत बढ़िया, पहली सफलता थी सर आपकी? पहली सफलता थी। तब से मुझे राजनीति में काम करने की इच्छा हुई। और मुझे लगा कि लोगों की मदद तभी की जा सकती जब आप राजनीति में आकर के कुछ काम करेंगे। जब आपके पास संसाधन भी हो और अंदर से भावना हो कि वो काम हमें करना है। पर सर राजनीति में लोगों को बहुत देखा है हमने, पर आपका जो कोमल हृदय है सर, जो लोग आपके सामने तो बात करते ही हैं पर जो पीठ पीछे लोग आपके बारे में बात करते हैं ना सर, तो मैंने अभी तक अपने जो 29 साल की एज में तो मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि भाई लोग कुछ कहते हैं। बहुत सारी आलोचनाएं भी होती है, प्रशंसा भी होती है। सर आप आलोचनाओं को किस तरह से हैंडल करते हैं, प्रशंसाओं को कैसे? राजनीति में आते हैं तो निश्चित रूप से आलोचना भी होगी और प्रशंसा भी होती है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से ही है। इसमें कई बार लोग बिना देखे बिना परखे दूर से ही लोग आलोचना करने लगते हैं, कुछ भी कह देते हैं, अरे वो वैसे हैं वैसे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आलोचना जो होती है तो उसके बाद ध्यान देना चाहिए हमारी आलोचना होती किस बात होगी। और मेरी आलोचना होती है तो मुझे कभी बुरा लगता है किसी बारे में। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आलोचनाओं में प्रयास करता हूँ आलोचना वालों से मिलूँ, आलोचना उनकी दूर करूँ, उनको क्या बात है क्यों नाराजगी हुई, ये मेरा प्रयास है। मैंने कभी किसी बारे में बुरा नहीं सोचा और हमेशा आलोचनाओं को मैं पॉजिटिव दृष्टि से देख करके उनको उनमें अपना समाधान ढूंढता हूँ कि कैसे उनको दूर किया जाए। मतलब सर आप समस्याओं की जड़ तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं? बिल्कुल, मेरा सोच ये रहता है कि मैं आए राजनीति में इसलिए हूँ कि लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। मैं दिल से उनकी मदद करता हूँ, मैं पूरे दिमाग से मदद करता हूँ ताकि लोगों की मदद हो सके, लोगों की तकलीफें दूर हो सके। क्योंकि लोगों जो ज़्यादातर लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं छोटी छोटी बातों के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। इसलिए मैं उनकी परेशानियों को देखते हुए, जो कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूँ, मैंने गाँव में लोगों की तकलीफें देखी है, कैसे चक्कर लगाते हैं सरकारी कार्यालयों के, कैसे लोगों के पास जाते हैं गिड़गिड़ाते हैं और लोगों की मदद नहीं होती। और मैंने देखा कि बिना राजनीति के आज के ज़माने में कि बिना राजनीति के आप मदद करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने राजनीति को चुना और राजनीति के माध्यम से लोगों की मदद करता रहा हूँ शुरू से, जो मेरे से बन सका, जो मेरी क्षमताएं थी उस हिसाब से मैंने शुरू से धीरे धीरे लोगों की मदद की और मैं यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल सर, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं सर से। सर राजनीति में आप आ गए, आपने खूब सफल करियर बनाया, पर सर आज के माँ बाप राजनीति में यदि कोई बच्चा आना चाहता है तो उसको या तो आवारा समझते हैं या आने नहीं देते हैं, और कई बार अगर युवा आना भी चाहता है तो उसको जगह नहीं मिलती। तो सर ऐसे माँ बाप के लिए भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और वो युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको किस किस क्वालिटीज के साथ में राजनीति के अंदर आना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग राजनीति में आए, युवाओं को ज़्यादा क्षमता रहती काम करने की। और मैं उनके माँ बाप से कहूँगा कि आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो राजनीति में कोई व्यवसाय के हिसाब से नहीं आए, कोई धंधे के हिसाब से नहीं आए, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आए। आज की राजनीति में जो माहौल बना है वही बना कि राजनीति में आओ, पैसे कमाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे। ये जो सोच है इससे लोग चिड़े हैं। और ये बात से ये करप्शन भी राजनीति में बहुत हुआ है और होता है। पर मेरे मकसद से अच्छे लोग यदि राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से वातावरण अच्छा होगा, लोग ईमानदार हों। उनके माँ बाप को यही सलाह मेरी उन बच्चों को बचपन से ये शिक्षा दे कि वो ईमानदार बनकर राजनीति में आए। मुझे मैं
शुरू में राजनीति करना है, मेरे माता पिता ने बात कही थी कि भ्रष्टाचार मत करना, बेईमानी मत करना, यदि आप बेईमानी करो तो हम आपको राजनीति करने नहीं देंगे। तब से मेरे दिल और दिमाग में बात है मुझे ईमानदारी से लेकर के लोगों की मदद करना है, और एक ईमानदार व्यक्ति ही ज़्यादा अच्छे से लोगों की मदद कर पाता है। भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति या गलत नियत वाला व्यक्ति कभी ज़्यादा लोगों की मदद नहीं हो सकती, न कर सकता। बिल्कुल सर, यदि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें तो वो राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र हो उसमें कमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा ने जो किया उसका फल हम सब के प्रति बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब आज हम सब इतने अच्छे नेता के साथ में हैं कि वो सारे संस्कारों का परिणाम हमको मिल रहा है। बिल्कुल, जो बच्चों में संस्कार डालते हैं वो युवा से मेरे माता पिता की देन है कि मुझे बात शुरू राजनीति में मंडी से बना है, मंडी से बन के ब्याह आने लगा तो मुझे कहा कि बेईमानी मत करना, हमें ये पता लग जा तुमने कोई करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, ये पता लग गया तुरंत तुम्हें पद से हटा देंगे, इस्तीफा देना देंगे। तो ये बात मेरे दिल और दिमाग में हमेशा रही। मैंने अपने 4 जिंदगियों में कभी इन चीज़ों को आने नहीं दिया, और मैं ईश्वर के शुक्र करता हूँ कि मुझे इतनी ताकत, इतनी प्रेरणा दी कि मुझे अभी भी इन चीज़ों में, मतलब इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, और आगे प्रार्थना करते हुए मुझे इन सब चीज़ों से, भ्रष्टाचार से दूर रखें। बिल्कुल सर। सर ये तो था आपका राजनीतिक जीवन हमने जाना, और हम आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चीज़ों पर देखते रहते हैं, पर हम ये जानना चाहेंगे और ये सारे लोग भी जानना चाहेंगे कि हमारे विधायक साहब का बचपन का जीवन कैसा रहा सर, उस बारे में कुछ बताइए हमें। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? फिर आप प्रारंभिक शिक्षा मेरे गाँव में हुई, 4th क्लास तक मैं पढ़ा हूँ, फिर मैं ब्यावरा में पढ़ा हूँ। ये गाँव का नाम आमलियाहाट? मेरा गाँव है आमलियाहाट। प्राथमिक शिक्षा मैंने वहाँ से की। बिल्कुल, ब्यावरा में आया था, ब्यावरा में बाकी सारी पढ़ाई ब्यावरा शहर में हुई है, और मैं बस अच्छे परिवार से तो था ही सही, तो मेरे घर वालों ने मुझे शहर में आकर के पढ़ाया लिखा है, तो मैं पढ़ता रहा। मुझे बहुत जल्दी राजनीति का शौक लग गया। तो मैं 11th से ही मैं राजनीति में आ गया, इसलिए मैं ज़्यादा खेलना कूदना, ज़्यादा आनंद करना, ये सब चीज़ों से दूर रहा, बस राजनीति में आने की वजह से थोड़ा मेरा ध्यान इधर आ गया। बिल्कुल सर। सर आप एक थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है ये कि आप आने वाले समय में अपने कार्यकाल के अंदर ब्यावरा को कहाँ देखना चाहते हैं सर? देखिए, मेरी इच्छा, मैंने एक बात की कि हम लोग ईमानदारी से काम करें। बिल्कुल सर। हमारे जो दीन दुखी लोग हैं, जनता है, छोटे परेशान जो पीड़ित लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको सरकारी सहायताओं का लाभ मिले। बिल्कुल सर। जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी पूरी मदद हो सके और उनको न्याय मिल सके। कहीं कोई राजनीति में आकर के या शहर में कोई किसी अन्याय नहीं करे, इस बात का ध्यान रखने की जवाबदारी हमारी है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा शहर बहुत अच्छा हो, विकसित हो, डेवलप हो, या शिक्षा की सुविधाएँ बहुत अच्छी हो, स्वास्थ्य की सुविधाएँ लोगों को मिले, गरीब लोगों को आवास मिले, लोगों को रोजगार मिले, और ये सब चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ, और लोगों को न्याय मिले, और एक शांति हो लोगों के अंदर, शांति हो, लोगों को शांति हो, लोगों में विश्वास हो, लोगों के साथ अन्याय नहीं हो, ये देखना हमारा काम है। मैं यही लोगों को विश्वास पैदा करना चाहता हूँ कि लोग राजनीति लोगों को विश्वास करें, और राजनीतिक लोग उन लोगों के लिए हमेशा ईमानदारी से मदद करें। बिल्कुल सर। लोग ना क्या करते हैं कि कोई काम शुरू करते हैं और पहली एक आध बार असफल हुए, उस बाद में काम को छोड़कर चले जाते हैं। अब आपने इतना लंबा सफर तय किया सर, हम सब आपको दिल से जानते हैं कि कहीं 1-2 बार आपको हो सकता है कि वो सफलता ना मिली जो आप चाहते थे। उस बीच में आपकी प्रेरणा स्रोत क्या रहा सर कि आपने लगातार अपने आप को लगा के रखा, मतलब कि नहीं मेरे को एक दिन जो है भाई मतलब मेरी जीत हासिल होगी, मेरे को जनता की सेवा का मौका मिलेगा, वो कौन सी प्रेरणा थी सर? देखिए, मैंने कहा कि मैंने शुरू से गरीब कमजोर लोगों को देखा, और मुझे मन में थी मुझे इनकी मदद करना है। बिल्कुल सर। फिर मैंने देखा कि मदद कैसे हो सकती है। तो वो एक रास्ता था राजनीति, और राजनीति में भी जब अच्छे पद पे होंगे, मजबूत ताकत के साथ खड़े होंगे, तब लोगों की आप मदद कर पाओगे। वैसे ये जो सिस्टम है इतना खराब हो चुका है कि इस सिस्टम में आप लोगों की मदद करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी की मदद करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है। तो गरीब है, उसको समझ में नहीं आती है मुझे किसके पास जाना है, गरीब व्यक्ति की कोई सुनने वाला होता नहीं है, शिक्षा का अभाव भी है, गरीब आदमी हर तरह से कमजोर होता है। आज के ज़माने में लोग सक्षम लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन दीन दुखियों की मदद के लिए बहुत कम आते हैं, क्योंकि दीन दुखियों की मदद करना बहुत कठिन प्रक्रिया है, बहुत कठिन है। अपने खुद को उसके लिए लगना पड़ता है, जब जाके कहीं उसकी मदद होती है। तो मैं शुरू से लगा मुझे अच्छे पदों पे पहुंच करके लोगों की मदद कर पाऊंगा, इसलिए मैंने शुरू से मेरा रास्ता मुझे विधायक बनना है, ये मेरा लक्ष्य था।
और मैं विधायक बनने के लिए मैंने शुरू से प्रयास किया है। जैसे मंडी से बना तब ये सोच के आया था मुझे विधायक एक छोटे पद पे आकर के फिर मेरी पहचान बना करके मुझे विधायक बनना है, तो मैं विधायक बनने के लिए प्रयास करता रहा। जैसे मंडी से उसके बाद मैंने तुरंत टिकट मांगना शुरू किया। पार्टी ने मुझे 2003 में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ से टिकट दिया, फिर मैं हार गया। लेकिन मैं हारने के बाद में घबराया नहीं, मुझे मेरे लक्ष्य में पहुँचना था, इसलिए मैं लगातार उसमें काम करता रहा। हारने के बाद भी लोगों के बीच में जाता रहा। फिर 8 में नहीं मिला, मुझे 13 में मिला, 13 में भी चुनाव हार गया। तब भी मेरा लक्ष्य ये था मुझे वहाँ पहुँचना है हरारत में, और फिर प्रयास करता रहा। मुझे 20 में अवसर मिला, तो मुझे यहाँ के लोगों ने मेरे काम को देखते हुए, मेरी योग्यताओं को देख के लोगों ने मुझे मदद की और मैं चुनाव जीता और मैं विधायक बना। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं, व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे लक्ष्य पे पहुंचना, लक्ष्य लेकर के चलेगा तो निश्चित रूप से वो उस मुकाम पे पहुंचेगा। मुकाम पे नहीं पहुंचना इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कोई कमी है, तभी हम नहीं पहुंच पाते। जनता की सारी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन एक व्यक्ति। और सर अगर लगातार किसी काम को किया जाए तो वही सफलता का परिचय बनता है। बिल्कुल, लगातार काम करेंगे तो सफलता निश्चित। सर अब चौथे सवाल की तरफ आपसे चलते हैं। हमने एक सफल नेता तो देखे हैं सर, पर आपकी नजर के हिसाब से जो एक सफल नेता है, उनके नजर के हिसाब से एक जो नेता के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए वो आप बताइए सर प्लीज। देखिए, नेता सबसे पहली बात तो बहुत ईमानदारी का सर ने बार-बार जिक्र किया है। कब मुझे मेरे राजनीति में मैं ईमानदारों में यहाँ पहुंचा हूँ तो उसके पीछे मेरी ईमानदारी मुझे लगती है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति लंबे समय तक काम कर सकता है। एक प्रश्न, ईमानदार के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। ईमानदार देखिए, जो आदमी आज जो भी करते हैं, हम लोग जो करते हैं, हमें पब्लिक सब देखती है। हम बंद कमरे में भी यदि बैठ के कुछ गलत काम करेंगे तो लोग समझते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो ईमानदार और बेईमानी का चेहरा लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि आपकी कार्य प्रणाली, आपके काम करने की क्षमता, आपका काम करने की जो आदत होती है वो लोगों को समझ में आती है। ईमानदार व्यक्ति सीधे सीधे अपना काम करता चला जाता है, तो ये सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, मैंने बचपन से गुण को अपनाया है, इसी का परिणाम मुझे लंबा समय लगा, लेकिन मैं 85 से अभी तक राजनीति में लगातार कभी पीछे नहीं हटा। हारा हूँ तब भी पीछे नहीं गया। हारने के बाद में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुझे पार्टी ने बनाया, मैंने दिग्विजय सिंह जी बनाया। मेरी योग्यता क्षमता को देख करके मैंने कई मेरे साथ वाले लोग देखे, विधायक बने और पदों में रहे, लेकिन लोगों में जल्दी डाउन हो गए, आगे नहीं आते। लेकिन मैं हारने के बाद भी लगातार काम करता रहा। मैं ये देखता हूँ कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आदमी काम करे, ईमानदारी करे, तो निश्चित रूप से वो सफल हो सकता है, सफल हो सकता है। और एक नेता के अंदर ईमानदारी का गुण ही उसके लिए सबसे बड़ी ईमानदारी, न्याय भी होनी चाहिए और समझदार होना चाहिए, समझदारी से अपना काम ले और सारी चीजें देख करके मतलब आगे बढ़े, निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। सर जब आप इतनी बार मतलब आपको एक असफलता का सामना करना पड़ा, तो मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं और कुछ काम करने लगूं या अपना राजनीति से ऐसा करें? कभी ऐसा विचार नहीं आया मन में? मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि अरे बहुत टाइम हो गया, आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, बैठ जाओ। फिर मुझे लगता था कि जिन लोगों ने मुझे 2 बार चुनाव में वोट दिए हैं, जो लोग मेरे से कहीं जुड़ चुके हैं, अगली दिन घर बैठ भी जाऊंगा, ये जो लोग मेरे साथ कई लोग निष्ठा से जुड़े, उनका क्या होगा? क्या बात, उनको कैसे हम लोग छोड़ के कहते हैं मुझे नहीं करना है, तो लोग सोचेंगे देखिए हमने इसके पीछे मतलब जुड़े हैं, इसके साथ निष्ठा जताई और आज हमें छोड़ के चला गया, तो ये मेरे तरीके से धोखा देना हो जाता है उन लोगों को। इसलिए उन लोगों को देख के मैंने राजनीति को छोड़ा नहीं, चाहे मैं विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं उनके लिए लगातार काम करता रहूँगा ताकि लोग मेरे लोग परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो और मैं सक्रिय होकर काम कर सकूँ। सर इस बात ने तो मुझे बहुत प्रेरित कर दिया है कि मतलब आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, भले ही मेरी जीत नहीं हुई हो, पर मेरे जो वोटर्स हैं, जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, उनकी जीत कहीं ना कहीं एक दिन होगी, ये मन में आपको विश्वास बना रहा है? सर बिल्कुल, वो काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता तो मिलती है और वो उदाहरण में 25 साल लगे, लेकिन इस सालों में भी मैं काम करता ही रहा, सफलता मिलती है। सर अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सर इतना बिजी शेड्यूल लेता है, हम भी इंटरव्यू के लिए 2-3 दिन से बोल रहे थे और अभी मैं आया तो देखा मैंने बहुत सारे लोग आपके पास जनसंपर्क के लिए आते हैं। सर आप अपने आप को फिट रखने के लिए समय कैसे निकालते हैं, हमें ये बताइए प्लीज। मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, पूरे टाइम पब्लिक के लिए काम करता हूँ, खाना पीना अपना नियम सही से रखता हूँ और लोगों से मिलता रहता हूँ, लोगों की तकलीफें दूर करता हूँ, इसी से मैं फिट रहता हूँ। अच्छा, मेरा स्वास्थ्य ही जनता है और लोगों की, गरीबों की जितनी मदद कर सकता हूँ। क्या बात है।
हाँ। तब मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे प्रसन्नता मिलती है। उस प्रसन्नता की वजह से मैं फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो वो कहते हैं ना, मतलब कि आपका जन्म जिस चीज के लिए हुआ, यदि आपने अपने हुनर को पहचान लिया तो आपका जीवन सार्थक है मतलब। और यहाँ पे सर ने अपने हुनर को पहचाना है कि उनकी ईमानदारी, उनकी राजनीतिक जीवन ही और जनता के प्रति ईमानदारी और उनके प्रति किया गया कर्म ही उनको आज यहाँ तक लेके आया है। और सर हम अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सर हमसे जानते हैं कि आपकी पर्सनल हॉबी क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं जब आपको फ्री समय रहता है। मान लो अभी तो आप लोगों के बीच में रहते हैं, जब फ्री समय आपको मिलता है थोड़ा बहुत, तो आप क्या करना चाहते हैं? कुछ म्यूजिक का शौक है, आप क्या करेंगे फ्री टाइम? म्यूजिक का शौक नहीं है, लेकिन मुझे क्या है कि डेवलपमेंट में रुचि है। डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में रुचि है। कोई भी अच्छे व्यक्ति कोई अच्छी खेती करता है, उसको मुझे देखने की इच्छा होती है। कोई अच्छा निर्माण कार्य करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, उसको देखने की मेरी इच्छा होती है। और ये मेरा शौक है। बाकी मुझे संगीत का, पिक्चरों देखने का, इनका शौक नहीं है। ज़्यादा समय डेवलपमेंट में क्या अच्छा किया जा सकता है वो आप देखते हैं। जो अच्छा काम होता है उसको मुझे देखने की इच्छा रहती है। कोई भी यदि किसान भी अच्छी खेती करता है, मेरी इच्छा रहती है उसको देखूं, उससे सीखूं और उसको जो मेरी प्रेरित कर सकता हूँ करूँ। कोई अच्छा कंस्ट्रक्शन करता है, कोई गाँव में व्यक्ति अच्छा मकान बनाता है, तो कोई शहर में कोई अच्छा मकान बनाता है, मैं उसको देखने की इच्छा रखता हूँ कि उसका विकास मुझे अच्छा लगता है। और उसका अनुसरण क्या किया जा सकता है दूसरे व्यक्ति में, वो भी आप भली बात चेक करें। उनसे सीख करके लोग दूसरों को भी देते हैं। मुझे कोई भी अच्छा आदमी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो मुझे किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, मुझे प्रसन्नता होती है कि जो आदमी डेवलपमेंट करके आगे बढ़ता है उसमें मुझे प्रसन्नता मिलती है। तो सर इन सारे सवालों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और सर आप ब्यावरा के लोगों को, आपकी तरफ से मैं कोई मैसेज आप कहें कि ब्यावरा के लोगों को आप अपनी तरफ से कोई मैसेज दीजिए प्लीज आखिरी में। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लोग जीवन में ईमानदारी का पाठ पढ़ें, अच्छे संस्कारों में आएँ, अच्छी शिक्षा वो लें, एक दूसरे लोगों की मदद कर सकें और हमारे अड़ोसी पड़ोसी लोगों को सुखी रख सकें। हमारी तरफ से किसी को कोई पीड़ा नहीं पहुँचे और जो हमारा काम, जो व्यवसाय हो, नौकरी हो, जो भी काम करें उसको पूरी जीवन में ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ और अच्छे से उस काम को करें। ये मेरा संदेश है। दूसरा आपके माध्यम से एक बात को कहना चाहूँगा कि कल हमारे ब्यावरा में प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जा रहा है और पूरे देश में भी चल रहा है। और अभी जो कोरोना महामारी आई है इसमें बहुत लोग गंवा चुके हैं सर, गंवा चुके हैं। बहुत लोग बीमार हुए हैं, लोगों को इलाज नहीं हुआ है, बहुत लोग परेशान हुए। इन सबको देखते हुए जो सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जो भी लोग कह रहे हैं कि टीकाकरण एकमात्र उपाय है कि यदि वैक्सीनेशन होगा तो लोग निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। कल ब्यावरा में 10,000 का लक्ष्य, ये बहुत बड़ा वैक्सीन ड्राइव है, अभी तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है सर। वैक्सीनेशन ब्यावरा में रखा गया, इसके लिए हम लोग लगे हैं, प्रशासन भी लगा, सभी दल के लोग लगे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ से निगमों शहर में लोगों के पास जाऊँगा तो हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं और जल्दी से जल्दी कराएं ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। हम स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर हम आगे की कल्पना करेंगे, क्योंकि यदि बीमार होंगे, पैसा लगेगा, हम लोग बर्बाद होंगे और हमारा समय इसी में चला जाएगा। और हम ऑलरेडी सेकंड लेयर देख चुके हैं कि कितनी गंभीर थी सर। एकमात्र रास्ता है कि या तो वैक्सीनेशन हो या जीवन को चुनना। यदि वैक्सीनेशन नहीं होता है तो मरना तय है। यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कल ब्यावरा में वैक्सीनेशन का बड़ा कैंप किया जा रहा है, इसको हम उत्सव के रूप में देख रहे हैं कि हमारे शहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा, शहर ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं ताकि जल्दी जल्दी स्वस्थ रह सकें, सुखी रह सकें। ये मेरा प्रयास होगा। ये अपील आपसे करूँगा कि लोग दोस्तों आप जहां कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, सर की बात को बहुत ध्यान से सुने। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव, मतलब 10,000 डोज कल लगने वाले हैं। तो आप गांव रहते हैं, शहर रहते हैं, कल ब्यावरा में अपना आईडी कार्ड, सर आधार कार्ड लेकर आए और वैक्सीनेशन के सेंटर अलग अलग होंगे, जैसे कन्याशाला भी होगा। 33 सेंटर में बनाए ब्यावरा में, 33 सेंटर हर मोहल्ले में, हर समाज के मोहल्ले में बनाए ताकि लोगों को सुविधा रहे, आसानी रहे। वो प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके, छाया मिले, पानी मिले और लोगों को आने जाने के साधन की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। 18+ भी रहेगा सर, 18 से सभी ऊपर वालों को, सभी लोगों को लगेगा। बड़ा महंगा कैंप है, उसमें लगाएंगे तो निश्चित रूप से ब्यावरा, हम चाहते हैं पूरा हमारा विधानसभा और पूरा ब्यावरा शहर 100% वैक्सीनेशन हो। ये हमारा प्रयास है। मुझे उम्मीद है पूरे जिले में सबसे पहले हमारी ब्यावरा विधानसभा का वैक्सीनेशन और ब्यावरा शहर पूरी तरह वैक्सीनेशन युक्त हो और कोरोना मुक्त हम लोग।
कोरोना की गंभीर लहर ने हर जगह अव्यवस्था और सबको डगमगा दिया था। उस बीच में हमारे आदरणीय रामचंद्र दाहिर सर ने किस तरह से व्यवस्थाओं को ब्यावरा में संभाला, वो सुनते हैं खुद उनके मुंह से। सर किस तरह से आपने व्यवस्था करी, बताइए। देखिए, कोरोना को मैंने बहुत नजदीक से देखा। हाँ। खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका। हाँ, आप चिराइयों में खुद एडमिट थे सर, पहले ही। मैंने उसकी गंभीरता को देखा। बिल्कुल। और दूसरे लोग जो बीमार हुए उनको भी देखा मैंने। हाँ। पहले जब ले रहा है उसमें हमारे बुजुर्ग लोग काफी खत्म हुए। बिल्कुल। और दूसरी लोग तो बहुत ही भयावह थी, बहुत भयावह। हम देख करके बहुत विचलित हो गए थे। हाँ। और तब हमने देखा कि प्रशासन इतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एकदम इतने सारे लोग बीमार होना। हाँ। ये स्वाभाविक है कि प्रशासन के भी इतने संसाधन नहीं थे सर, जो संभवतः प्रशासन ने किया। तो सबसे बड़ी दिक्कत हुई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी तरह हो नहीं पाई, सरकार करा नहीं पाई। खाली जो व्यवस्था हुई थी वो जिला के अस्पताल के लिए व्यवस्था हो पा रही थी। बाकी जो छोटी हमारे अस्पताल थी, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, तो दूर जगह उनमें व्यवस्था हो नहीं पाई। हमने देखा कि प्रशासन दे नहीं पा रहा। हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से, हमारे गुना में माननीय जयवर्धन सिंह जी, पूर्व मंत्री थे, मुख्यमंत्री दिग्विजय जी, उन्होंने कुछ ऑक्सीजन मतलब वहाँ उन्होंने काफ़ी ऑक्सीजन प्लांटेशन की काम जो था, ऑक्सीजन का टैंकर मंगाए। और उन्होंने हम लोगों को काफ़ी ऑक्सीजन यहाँ के लिए उससे दी है। ब्यावरा पूरे जिले की दी है। ब्यावरा में भी हम लोग ज़्यादा वहाँ से लेकर आए। इसके अलावा उन लोगों ने भोपाल से भी अपने स्तर पर खुद ने अपने परिचय के हिसाब से उसके हिसाब से हम लोगों ने वहाँ से व्यवस्था की और यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की। उससे ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग बहुत मरे सर, बहुत कमी हुई। ऑक्सीजन एक सबसे ज़्यादा आवश्यक वही था। सर मेरे को वो सुनने में आया था कि आपको वही आपने वो सोशल मीडिया पे वो भी चला था कि खाली सिलेंडर आप लेके आ जाओ, यहाँ से आपको भरा हुआ सिलेंडर मिल जाएगा। इस तरह की सेवाएं मिल जाएगा। ये करके जब ऑक्सीजन मिलने लगा, व्यवस्था करी। हम लोगों ने सोचा जो कई लोग अस्पताल में जाना चाहते हैं, हमने ये व्यवस्था की थी कि जो लोग नहीं अस्पताल जाना चाहते, घर में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तो वो लोग हम लोग खाली सिलेंडर मंगा देते हैं, भरा हुआ सिलेंडर निःशुल्क उनको देते थे कि वो अपना घर में भी अपना इलाज कर सके, क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं थी। और अस्पताल में लोगों ने जो दवाई की आवश्यकता थी वो गाँव में ब्यावरा में दवा व्यवसायियों के सहयोग से करीब 5000 किट, करीब 10 लाख रुपए की लागत थी, वो हमने यहाँ के जनसहयोग से इकट्ठा किया और गाँव में हमने प्रशासन के सहयोग से। ये कोरोना टेस्टिंग किट आपने पहुँचाया लोगों तक? टेस्टिंग नहीं, दवाई गाँव पहुँचाया, प्रशासन के माध्यम से पहुँचाया। मैंने स्वयं भी गाँव जाके दिए हैं। उसके अलावा अस्पताल में भोजन की दिक्कतें थी, लोग होटलें बंद थी, मार्केट बंद थे, तो वो भी हम लोगों ने हमारे सहयोग जनसेवा हमने ब्यावरा की इन सुविधाओं के लिए ब्यावरा के लोगों को मदद के लिए जनसेवा समिति बनाई है। और जनसेवा समिति के माध्यम से क्या किया, तो ब्यावरा से जो अच्छे लोगों को हमने निकाल दिया, उन सब ने मिलकर के जनसहयोग कर करके हमने भोजन की व्यवस्थाएँ की। एक एम्बुलेंस की कमी थी, हमने प्राइवेट एम्बुलेंस ला करके हमारी समिति के माध्यम से वो यहाँ पर मैं अपने अस्पताल में दिलाई। और उसके अलावा भी जो और कर सकते थे, जो छोटी छोटी आवश्यकता अस्पताल में लगती थी सरकार के अस्पताल में, वो हम सब लोगों ने जन सहयोग के माध्यम से वहाँ व्यवस्था की, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो बीमारी से पीड़ित हैं, उन सब लोगों को जो भी आवश्यकता लगी हम सब ने ब्यावरा में रह करके पूरी व्यवस्था करने के लिए, ताकि हमारे लोग स्वस्थ हो सके, जल्दी हो सके। और जिन लोगों को बाहर भेजना था भोपाल भी, उनको भोपाल में भी बेड के लिए व्यवस्था कराई। जो संभव था हमारा ड्यूटी भी थी, मुझे यहाँ की जनता ने लायक बनाया, जो मेरा कर्तव्य था उस कर्तव्य को मैंने पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की और लोगों की मदद करने का प्रयास किया। और सर आपके अथक प्रयासों और भगवान की भी थोड़ी हम सब पे कृपा रही कि सेकंड लहर जल्दी चली गई, पर ऐसे लोगों के अथक प्रयास की वजह से हम कोरोना को हरा पाए और आज हमारी जीत हुई है। पर सच्ची जीत तभी है जब हम सब वैक्सीनेशन होंगे, तब जाकर देश कोरोना मुक्त होगा। यही कहना चाहूँगा कि सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक शहरों में घर से बाहर ना निकलें और 100% वैक्सीनेशन कराएं, तभी जाकर लोग तीसरी जो लहर आने वाली है कोरोना से जब भी वो पाएंगे तो पूरे 100% वैक्सीन कराने हैं। मेरी अपील है कि 100% वैक्सीन कराएं, हर व्यक्ति वैक्सीन कराएं, अपने परिवार को, हमारे घर को, समाज को, मोहल्ले को, देश को, और जब भी हम लोग कोरोना से लड़ पाएं। ठीक है सर, तो ये थी सर के साथ पूरी बात, जो कि हमने बहुत ही इसका आनंद लिया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।